हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं पीटी प्लस मेंस के लिए उत्तर प्रदेश का लेक्चर। पीटी के लिए यह लेक्चर महत्वपूर्ण तो होगा ही, साथ मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह लेक्चर होगा। अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आपको तो ये देखना ही चाहिए। अगर आप मेंस नहीं भी दे रहे हैं तब भी आपको ये लेक्चर देखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। अगर आप प्री क्वालिफाई भी कर रहे हैं तो आपको मेंस के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए तो कुछ जीएस के पेपर की बात कर लेते हैं, जहाँ पर कुछ जो दिए गए हैं सिलेबस है। जैसे जीएस पेपर 1 में लिखा हुआ कि स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, कल्चर, टूरिज़्म, हेरिटेज, लैंग्वेज, लिटरेचर, इन सब की बातें की गई हैं। साथ ही साथ ये भी है कि स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ यूपी रिलेटेड टू जियोग्राफी, ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, सॉइल, फॉरेस्ट, इन सब से रिलेटेड। जीएस पेपर अगर आप बात करते हैं जीएस पेपर 2 की, तो जीएस पेपर 2 में भी पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू एंड जुडिशियल सिस्टम जो उत्तर प्रदेश का है उससे रिलेटेड नॉलेज आपको होनी चाहिए। जीएस पेपर 3 में भी स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बजट की भी बात की गई है, कल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें सब कुछ दिया गया है, सिलेबस में ही आपके दिया गया है। और अगर आप पिछले वर्षों का पेपर उठाकर देखते हैं तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से पूछे जा रहे हैं मेंस में। 5 से 6 क्वेश्चन, और 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब है कि आपको 6 ही नहीं, ज़्यादा भी क्वेश्चन हो जाएंगे। तीनों पेपर अगर आप देखते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब कि आपको 50 से 60 नंबर सीधे सीधे उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको कुछ भी जानकारी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो आप वहाँ पर लिखेंगे, और अगर जानकारी नहीं है तो नहीं लिख पाएंगे। और सबसे पहली चीज़ ये होती है मेंस में कि आपको कोई भी क्वेश्चन जीएस के पेपर में, अगर आपको 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन तो है ही, 20 क्वेश्चन है तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा सा देख लेते हैं जीएस पेपर की बात करें तो 10 क्वेश्चन जो होते हैं, 10 क्वेश्चन वो 8 मार्क्स के होते हैं। 10 क्वेश्चन जो होते हैं 8 मार्क्स के होते हैं, और 10 क्वेश्चन जो होते हैं 12 मार्क्स के होते हैं, 12 मार्क्स के। ये जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इसके लिए आपको 125 शब्दों में लिखना होता है, 125 शब्द वर्ड्स में। और ये 12 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं उसको आपको 200 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। तो अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तो मान लीजिए इस 8 में से आपने एक छोड़ दिया, इस 12 में से आपने एक छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया था तो इसका मतलब आपने जीरो, इन 2 क्वेश्चन में अगर 2 मानते हैं कि आपने छोड़ा तो आपने 2 में जीरो किया है। लेकिन आपने कुछ ना कुछ लिख दिया वहाँ पर, तो वहाँ पर 1 या 2 नंबर अगर आपको मिल जाते हैं तो 1, 2, यानी कि अगर मान लेते हैं कि 2 नंबर पहले पेपर में मिल गए, 2 नंबर, 3 नंबर, या मान लीजिए 5, कुल मिला के 8 नंबर, अगर हम तीनों जीएस के पेपर की बात करें तो 8 नंबर आपके मिल जाते हैं। तो आप 8 नंबर आपका टोटल जीएस में मार्क्स जो आएंगे उसमें 8 नंबर प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। और जितने भी लोग मेंस देते हैं, ज़्यादातर लोग, कोई 20 नंबर से रह गया कट ऑफ से, कोई 30 नंबर से रह जाता है, कोई 40 नंबर से रह जाता है, कोई 10 नंबर से रह जाता है। तो ये चीज़ें आप ना करिएगा कि आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ के आइएगा, ये आपकी स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपकी स्ट्रेटजी एग्ज़ाम के लिए, मेंस के लिए ये होनी चाहिए कि आपको टाइम कितना मिला है। जैसे आपको पता है कि 3 घंटे का समय मिलता है आपको जीएस के पेपर में, 3 आवर, तो आप हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम डिवाइड कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन के टाइम का मतलब कि 3 घंटे का मतलब आपको 180 मिनट मिल रहा है, ठीक है, 180 मिनट मिल रहा है। तो आप निकालेंगे कि 200 मार्क्स का है पेपर, तो 200 में एक क्वेश्चन बराबर कितना मिनट हो गया आपको, एक नंबर के लिए, एक नंबर के लिए कितना मिनट मिल रहा है आपको, 0.9 मिनट, 0.9 मिनट एक नंबर के लिए। और वहीं आप 0.9 इंटू 8 मार्क्स करते हैं तो आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना समय देना है, 7.2 मिनट, 7.2 मिनट, ठीक है। 7.20 मिनट आपको 8 मार्क्स के लिए देना है, और आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं 8 मार्क्स के, तो 7.2 इंटू 10 करेंगे तो आपको टोटल मिनट हो गया 72 मिनट। और वही जो 12 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 0.9 इंटू 12 बराबर आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 10.8, यानी 10.80 मिनट आपको मिल रहे हैं, किसके लिए, 12 नंबर के क्वेश्चन के लिए। और आपको 12 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं 10 रहते हैं, तो 10.8 इंटू 10 आपका हो जाएगा जाके 108 हो जाएगा। तो 108 प्लस 72 करेंगे तो आपका 180 मिनट टोटल हो जाएगा। तो आपके पास
पूरा समय डिवाइड होना चाहिए। एग्ज़ाम मेंस लिखने से पहले आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए, आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पहली चीज़ तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। दूसरी चीज़, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए कितना समय देना वो आपको याद होना चाहिए। कुछ समय आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जल्दी आप कर लेंगे, तो वहाँ से जो समय बचता है तो आपको अटेंडेंस वगैरह वाला वहाँ पे भरवाया जाता है, तो उसमें आप समय अपना दे देते हैं। और दूसरी चीज़ कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो आप 2 नंबर 3 नंबर हर एक पेपर में 2 नंबर 3 नंबर अगर आप कम मिलेगा। आप मान लीजिए जीएस पेपर 4 में भी 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए, आपने ऑप्शनल पेपर 1 में भी 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो यही तो हो गया 15 से 20 मार्क्स आपके हो गए, 15 से 20 मार्क्स, और यही 20-30 मार्क्स से आप लोग कट ऑफ से रह जाएंगे। तो इसलिए ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिनरल्स में। तो मिनरल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपके सिलेबस में भी है कि उत्तर प्रदेश के रिसोर्सेज की बात, तो मिनरल से क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। प्रियांशु सर बता रहे थे कि इस बार क्वेश्चन इंडस्ट्री से पूछा जा सकता है और उत्तर प्रदेश के भौगोलिक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस वर्ष। तो मिनरल की बात करते हैं, तो मिनरल जैसा कि हम लोग पीटी के लिए बहुत मिनरल पढ़े हैं कि ललितपुर में पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ ललितपुर में। तो चलिए भौगोलिक संरचना उत्तर प्रदेश की देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा है कि ये उत्तर प्रदेश का मैप है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, मिनरल वगैरह से रिलेटेड, या फिर मान लीजिए ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपको भारत का मैप बनाइए और वहाँ पे बताइए कि इधर पंजाब है और इधर जो है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहाँ पर ये शुरू किया गया था। तो मैप बनाना बहुत ज़रूरी है और मैप आपका सही बनना चाहिए, मैप ख़राब बनना नहीं चाहिए। मैप पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। अब उत्तर प्रदेश की मिनरल की बात हुई तो मिनरल को आप इंडिकेट करिए, बताइए कि यहाँ यहाँ मिनरल ये पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पहले मैप ड्रा करिए और थोड़ा बहुत मिनरल के बारे में लिखिए। जैसे यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से मैप बनाने आना चाहिए आपको। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत टफ चीज़ें हैं ये कि मैप नहीं बन पाएगा। तो आप 2-4 बार 10 बार प्रैक्टिस करिए, 15 बार प्रैक्टिस करिए, बनाइए मैप। मैप से जो होता है, मैप पहली चीज़ देखी जाती है मुख्य रूप से, और जो कुछ डेटा होते हैं, डेटा कुछ अगर आप डालते हैं क्वेश्चन में, आप पॉइंट्स में लिखते हैं, कुछ डेटा वगैरह यूज करते हैं तो आपका वेटेज बढ़ता है। जहां आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 नंबर मिलने वाले होते हैं, वहां पर 5 की जगह 1 प्लस भी हो सकता है कि 6 नंबर आपको मिल जाए। 6 नहीं तो 7 मिल सकते हैं। आपने अच्छा और लिखा है तो 7 नंबर भी मिल सकते हैं। वैसे 8 तो नहीं मिलता, 7 भी बहुत हो गए। 6 मान के सकते हैं कि कम से कम 6 मार्क्स तो लेके ही आएँ, ठीक है। तो इसलिए मैप पे थोड़ा प्रैक्टिस करिए। उत्तर प्रदेश में मिनरल की बात करें, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना की बात करें तो देख सकते हैं आप लोग उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना। उत्तर प्रदेश, ये कई बार हम बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश तथा नेपाल के साथ उसका बॉर्डर साझा होता है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना में अगर आप देखेंगे तो ये फुटहिल्स ऑफ हिमालयास है, मतलब हिमालय के दक्षिण का ये शुरू हो जाता है। इसको तराई एरिया बोलते हैं, तराई का क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र। कहते हैं इस फुटहिल्स शिवालिक के नीचे वाला क्षेत्र है। आप जियोग्राफी में पढ़े होंगे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, शिवालिक। तो शिवालिक के बाद ये क्षेत्र आता है, ठीक है। ये तराई का क्षेत्र है और तराई के क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ पर जो कि नमी ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि गन्ने का अच्छा खासा यहाँ पर होता है। जैसे इधर आप लखीमपुर खीरी जनपद में देखेंगे तो यहाँ पर भी गन्ने का उत्पादन अच्छा खासा होता है, बाकी इस क्षेत्र में भी होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ बीच का जो क्षेत्र होता है उत्तर प्रदेश का, 3 भागों में डिवाइड करते हैं उत्तर प्रदेश को, तो बीच का क्षेत्र जो होता है बोला जाता है गंगा और यमुना का दोआब है, गंगा और यमुना का दोआब है। और इस क्षेत्र में ये पूरा प्लेन एरिया होता है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है तराई का क्षेत्र, यहाँ से ऊपर से ढलान, ये ऊंचाई है ना, हिमालयी पर्वत, हिमालय का ये दक्षिणी छोर है तो यहाँ से ऊंचा होता है, ऊंचाई होती है, तो फिर इधर ढलान हो जाती है धीरे धीरे। वैसे ही इधर वाला जो क्षेत्र है ये विंध्या श्रेणी है, उसका क्षेत्र हो जाता है, तो इधर से ऐसे ढलान हो जाती है ना, ये चीज़ें हो जाती है। बाकी ये बीच वाला जो क्षेत्र है प्लेन एरिया है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपज भी होती है, पानी की भी अच्छी खासी मात्रा में पानी यहाँ पर है, पानी की उपलब्धता है, वाटर लेवल ऊपर है। जैसे पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछा गया कि बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में एक क्वेश्चन आया था, तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो है विंध्या पर्वत वाला क्षेत्र, ये सब बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरियाज़ में तो आपको बेसिकली ऐसे, मतलब आप दिमाग से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि पहाड़ी एरिया है तो पानी की कमी तो होगी ही इस क्षेत्र में। तो यहाँ
पर देखिएगा पानी की कमी है, और पानी की कमी है, पहाड़ी एरिया है, तो लोग रहते बहुत दूर दूर हैं। ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में दूर दूर घर बने होते हैं, तो जनसंख्या भी कम है। इस क्षेत्र में जनसंख्या भी कम है, पहाड़ी एरिया है, पानी की समस्याएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। बुंदेलखंड को देखेंगे तब हम लोग बताएंगे। हम लोग देख रहे हैं मिनरल के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में कुछ देखते हैं पॉइंट्स जो लिखे गए हैं। इन टर्म्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन यूपी इज़ ऑन द 10th पोजीशन, 10वें नंबर पे है। मिनरल के प्रोडक्शन में भारत के राज्यों की बात करें तो 10वें नंबर पे है। एक पॉइंट आपको ये मिलता है कि उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में 10वें नंबर पर है। और कुछ चीज़ें जो उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जैसे राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई, और 1998 में प्रथम घोषित प्रथम खनिज नीति में खनिज विकास को दिया गया उद्योग का दर्जा, इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। 1998 में खनिज नीति, पहली खनिज नीति उत्तर प्रदेश में आई, तो उत्तर प्रदेश में खनिज को मिनरल को उद्योग का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1974 विद द एम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहली मिनरल पॉलिसी उत्तर प्रदेश की आई 1998 में, दूसरी अभी आई है 2017 में मिनरल पॉलिसी आई है। ठीक है, 2016-17 में जो रिवेन्यू अर्न किया गया है मिनरल वगैरह से, जो रिवेन्यू अर्न किया गया है वो था 1547 करोड़ रुपए था, जो पिछला जो हुआ था रिवेन्यू उससे 325 करोड़ ज़्यादा था। ठीक है, और साथ ही साथ जो 2017 की मिनरल पॉलिसी आई है उसमें ये बात की गई है कि उत्तर प्रदेश के जो भी पूरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जितना है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर सर्च किया जाएगा कि आखिर कहाँ कहाँ पर और मिनरल पाए जा सकते हैं। जियोलॉजिस्ट्स वगैरह लोग लगे हुए हैं कि मतलब कुछ सर्च की जाएगी, कहीं और मिनरल मिलेंगे तो उससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कुछ तो योगदान होगा। लेकिन वर्तमान समय में कुल खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का भाग लगभग 2% है। कुल खनिज उत्पादन में सिर्फ 2% है। 2% का मतलब कि पूरे भारत में जितना खनिज उत्पन्न होता है उसका 2% सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के कुल जीडीपी में खनिज क्षेत्र का योगदान 1.3% ही है, इतना ही है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। और साथ ही साथ आप लिखेंगे कि जैसे कौन कौन से मिनरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो डायमंड इज़ फाउंड इन कालिंजर बांदा में डायमंड पाया जाता है। यहाँ पर कुछ मात्रा में डायमंड पाया जाता है बांदा में। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। रिजर्व ऑफ मार्बल मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इन सब डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। तो अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ से उठा के लिखते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल सकता है। साथ ही साथ मैप में इंडिकेट करिए कि मिर्ज़ापुर कहाँ पर है, सोनभद्र कहाँ पर है, और साथ ही साथ बताइए कि ललितपुर जो है, ललितपुर में यूरेनियम पाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक ही ज़िला जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए कि जो मिनरल पॉलिसी आई थी तो उसमें 10 राज्यों को इन द पॉलिसी द 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज मिनरल रिच एरिया आर एज फॉलोज। कौन कौन से हैं मिनरल रिच उत्तर प्रदेश के ज़िले? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में कुछ मिनरल पाए जाते हैं। झांसी हो गया, सहारनपुर हो गया, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, बांदा और हमीरपुर। ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आप मैप में उत्तर प्रदेश के, आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के कि महोबा कहाँ पर है, जालौन कहाँ पर है, ललितपुर कहाँ पर है। तो थोड़ा मैप का अध्ययन करिए, क्योंकि 50-60 मार्क्स सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। तो आप मेहनत नहीं करेंगे 50-60 मार्क्स के लिए तो आपको समस्याएं सामने देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि एक बार में निकालिए, बार बार एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम भी लगातार मेंस दे रहे हैं और एक बार तो इंटरव्यू भी दिए हैं, लेकिन यही है कि सही तरीके से अगर आप नहीं लिख पाते हैं, ये सब कह सकते हैं कि एक अनुभव की वजह से बता रहे हैं कि पॉइंट्स में लिखेंगे, डेटा ऐड करेंगे, मैप अच्छे तरीके से इंडिकेट करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। 10-20 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा। जो हमने किया था तो हम इंटरव्यू में भी गए थे। अच्छे तरीके से इंडिकेट करिए। राइटिंग आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, मतलब राइटिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए आपकी। अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। एग्ज़ामिनर जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं, अगर आप अच्छा लिखे हैं, उनको अच्छा लगता है। आपने मैप गंदा सा बना दिया और वैसे ही मान लीजिए घर से आए हैं, कोई टेंशन में है, किसी टेंशन में है और आपका मैप देखते ही कॉपी चेक करें, मैप देख के उनका दिमाग ख़राब हो गया तो आपको दे दिए 3 नंबर। जहां आपको 5 मिलना चाहिए था आपको 3 मिल गया। ठीक है, आप भले ही पॉइंट अच्छे लिखे हों लेकिन 5 की जगह आपको 3 मिल गया। 8 नंबर में से 5 की जगह 3 मिल गया। 12 नंबर में जहाँ आपको 8 मिलना चाहिए था वहाँ आपको 4 दे दिए, 5 दे दिए। तो आपका ऐसे ही कम हो सकता है। तो इसलिए मैप बहुत अच्छे तरीके से बनाइए। साथ ही साथ आपकी स्पीड होनी चाहिए। हमें 20 क्वेश्चन करना, उस स्पीड से हम करें कि हमें 20 क्वेश्चन तक पहुँचें और हमारी राइटिंग भी ख़राब नहीं हो, मैप भी हम उल्टा सीधा ना बनाएं। ठीक है,
पॉइंट्स अगर एक आध आपकी गड़बड़ भी है तब भी चल जाएगा, लेकिन मैप वगैरह जो है कि आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ओके, मैप उल्टा सीधा नहीं बनाइएगा, पॉइंट सही तरीके से, डेटा वगैरह अगर ऐड कर रहे हैं तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, ये पॉइंट्स आप पहले यूज कर सकते हैं। एंडलुसाइट के भंडार में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चूना पत्थर के भंडार में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें, ये पॉइंट्स में आप ऐड कर सकते हैं। और 8 नंबर के क्वेश्चन में 125 वर्ड लिखने, आप कितना लिखेंगे, बहुत पॉइंट्स हो गए यहीं पर। डायमंड की बात करें तो डायमंड उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कालिंजर का किला पता ही होगा आपका, बांदा में तो गोल्ड डायमंड यहाँ पर पाया जाता है कि सम क्वांटिटी ऑफ डायमंड इज़ फाउंड इन बांदा। अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्सप्लोरेशन देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्ज रिजर्व ऑफ डायमंड। गोल्ड की बात करें, इन द स्टेट गोल्ड इज फाउंड इन द सैंड्स ऑफ द रिवर ऑफ शारदा एंड रामगंगा। अकॉर्डिंग टू द न्यू एक्सप्लोरेशन देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड इन भीखमपुर एरिया ऑफ ललितपुर डिस्ट्रिक्ट एंड हरेली एरिया ऑफ सोनभद्र। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। यूरेनियम की बात करें, सिर्फ और सिर्फ ललितपुर में पाया जाता है यूरेनियम। जिप्सम की बात करें, जिप्सम जो है कि झांसी और हमीरपुर में जिप्सम पाया जाता है। कोयले की बात करें तो पता ही होगा कि 8वें नंबर पे है। उत्तर प्रदेश इज ऑन द 8th पोजीशन इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ कोल रिजर्व। कोल इज़ फाउंड इन गोंडवाना स्टोन्स ऑफ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। जब हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का तब हम इसको बताएंगे। तो गोंडवाना स्टोन्स ऑफ द सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। द कोल फाउंड इन सिंगरौली रीजन ऑफ सोनभद्र हैज़ बीन यूज्ड इन ओबरा थर्मल पावर प्लांट। सिंगरौली प्लांट भी बोला जाता है उसको। तो कोयला वगैरह मुख्य रूप से सोनभद्र में पाया जाता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर भी सोनराई ऑफ ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर पाया जाता है कॉपर वगैरह। वहाँ पर कॉपर इज एन अलॉय ऑफ जिंक, लीड एंड गोल्ड, ये सब आपको। तो ये पूरा मिनरल से रिलेटेड चीज़ें हैं। आपको लिखना कैसे है, आपको मैप कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। पॉइंट्स आप लिखिए कि मतलब कुल खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भाग जो है भारत की जीडीपी में 2% है। मतलब भारत का पूरा जो खनिज है उसका सिर्फ 2% उत्तर प्रदेश करता है। और कुल जीडीपी में उत्तर प्रदेश के खनन क्षेत्र का योगदान 1.3% है। जो पहली बार उत्तर प्रदेश में खनिज नीति आई थी 1998 में आई थी, जिसको उद्योग का दर्जा दिया गया। 2017 में नई खनिज नीति आई जिसमें नए रिसर्च एक्सप्लोरेशन की बात की गई है। साथ ही साथ खनिज से कम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा फ़ायदा हो, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़े, खनिज की वजह से कुछ बढ़े, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इसलिए नई खनिज नीति लाई गई है। तो कुछ मिनरल्स जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश मिनरल के प्रोडक्शन में 10वें नंबर पर है। और उत्तर प्रदेश में डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग वाज सेटअप 1955। और उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1974 में बना। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके जो क्वेश्चन आप आंसर लिखते हैं उसका वेटेज बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ये पीडीएफ जो है कि दे दी जाएगी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर हमारे द्वारा एक रेगुलर एक क्वेश्चन मॉर्निंग में दिया जा रहा है। मेंस के लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, कुछ लोग लिख कर भेज भी रहे हैं, उसको प्रॉपर चेक भी किया जा रहा है, आपको बताया भी जा रहा है कि आपको क्या थोड़ा बहुत और करना है। तो आप ऐसे करते रहेंगे तो अभी सीधे 1 मंथ से ज़्यादा का समय है, आप भेजेंगे तो आपको कुछ ना कुछ 1 मंथ में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा। कम से कम पढ़िए। हाँ, आप बी ऑनेस्ट रहिए, बी ऑनेस्ट टू योर प्रिपरेशन। नकल मार के मत लिखिए, नकल मार के लिखेंगे तो एग्ज़ाम में नकल नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और चीज़ें उत्तर प्रदेश की लेकर जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी एग्ज़ाम के लिए उससे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।